नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। आजकल चुनावी मौसम है और नेताओं के बीच सरगर्मी बेहद तेज है, तो आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। रैली, भाषणबाजी, आरोप प्रत्यारोपों से बाजार गर्म है। दावों और वादों के बीच जनता को अपना सच्चा हितैषी चुनना है। पांचों ही राज्यों में कुल 4 चरणों में वोटिंग होगी, ये घोषणा हुई थी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुए, बाकी राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। शुरुआत मिजोरम से 7 नवंबर को ही, जबकि आखिरी चरण में तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है और उसके बाद नई सरकार। राजनीतिक पार्टियां काफ़ी पहले से ही अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर चुकी थीं। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई देखी गई, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा। 5 चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। ऐसे में चुनाव जीतने की बीजेपी की चुनौती बड़ी है। राज्य में रोजगार का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पिछले चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक भर्तियां आरक्षण के मुद्दे पर अदालतों में रुकती रही हैं। दूसरी ओर आदिवासी और महिला वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश भी बीजेपी लगातार कर रही है। जहां बीजेपी मोदी के बल पर वापसी करने की कवायद कर रही है, वहीं कांग्रेस कमलनाथ पर दांव लगाती दिख रही है। जंग काफी दिलचस्प है। बीजेपी तो सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री चेहरा हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां वो अपने मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और मिजोरम चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ मणिपुर का प्रभाव भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल के शासन के बाद बीजेपी ने 2018 में कांग्रेस के हाथों अपनी सत्ता गंवा दी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और दिख भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो बाकी बड़े नेता हैं वो भी जी जान से वहां जुटे हुए हैं। लेकिन ऐन चुनावी मौसम में महादेव ऐप मसले से भी माहौल गर्म हुआ। अब किसके हक में हुआ ये देखना होगा। 5 चुनावी राज्यों की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का ज्यादा जोर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर ही दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी को कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को चैलेंज करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि महत्वाकांक्षाएं बहुतों की हैं, लेकिन बीजेपी के पास अभी तक शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प नहीं मिला है। सबसे बुरी हालत राजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। उधर 5 राज्यों में सबसे ज्यादा दिलचस्प राजनीति की यदि हम बात करें तो वो राजस्थान में ही देखने को मिल रही है, जहां हाल कांग्रेस का जितना बुरा है उतना ही बीजेपी का भी। तेलंगाना की यदि हम बात करें तो आखिरी चरण में 30 नवंबर को वोट वहां डाले जाने हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तो सत्ता में वापसी के लिए पार्टी का नाम तक बदल दिया है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी अब बीआरएस का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपना कुछ खास खाता वहां नहीं खुलवा पा रही है, लेकिन मैदान में यदि हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से भी चुनौतियां कम नहीं हैं। तेलंगाना में बीजेपी ने भले ही कोई बड़ा नेता तैनात कर रखा हो, लेकिन मैदान में वहां पर भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। तो ये मोटे तौर पर चुनाव की स्थिति है और आज के विशेष में मैं राजश्री विस्तार से आपको बताऊंगी कि हिंदी बेल्ट के 3 चुनावी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात आखिर क्या कहती है, किसका कौन शह पाएगा और कौन मात हो जाएगा, ये हम देखेंगे। और इसके अलावा
चुनावी जुमलेबाजी और मसलों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष हिंदी पट्टी की चुनावी बिसात। तो पीएम मोदी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया गया। पीएम मोदी के निशाने पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस रही, तो राहुल के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी रहे। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो कॉमन बात नजर आ रही है वो है महिला मतदाता। दोनों ही पार्टियों के निशाने पर महिला मतदाता ही रही। मोदी की गारंटी में महिलाओं का बड़ा ख्याल रखा गया, तो उसकी काट के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। ओबीसी पर भी दांव चला गया और ऐन चुनावी माहौल में महादेव ऐप के तार कथित रूप से बघेल से जोड़कर बीजेपी ने सियासत में खूब गर्मी लाई। तो आइए एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो इस चुनाव में खासकर छत्तीसगढ़ में प्रमुख रहे। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर महाभारत, ओबीसी पर डोरे, महिलाएं आई याद, हिंदू कार्ड का दांव, छत्तीसगढ़ का दंगल, किसका मंगल। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में महादेव ऐप पर महाभारत जारी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले ही महादेव ऐप के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। विपक्षी बीजेपी ने भ्रष्टाचार महादेव ऐप बैटिंग केस को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव महादेव ऐप के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बघेल सरकार पर हमलावर रहे। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। अदानी जी के बारे में कहानी आई, आर्टिकल छपा, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा और उस पैसे से स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का दाम बढ़ाया। पूरा का पूरा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच गई। कांग्रेस ने भरोसे की सरकार का नारा दिया और इसी थीम पर प्रचार को केंद्रित भी रखा गया। कांग्रेस ने सूबे की आबादी में अनुमानों के मुताबिक सबसे अधिक भागीदारी वाले ओबीसी को लामबंद करने के लिए जातिगत जनगणना का कार्ड चला। जो यहाँ ओबीसी हुआ बैठे आप हिल जाओगे, आप पर अपमान हो रहा है। भाइयों और बहनों, 53 अफसर में से एक अफसर ओबीसी का, और अगर मध्य प्रदेश की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए खर्च करती है, तो 33 पैसे ओबीसी वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं। दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रचार रणनीति देखें तो मतदाता वर्गों पर फोकस अधिक नजर आया। भ्रष्टाचार को छोड़ दें तो बीजेपी का जोर महिला, किसान और हिंदुत्व पर रहा।
वहीं कांग्रेस का फोकस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट के लिए छत्तीसगढ़ियावाद पर रहा। साथियों, जब मोदी इस प्रकार की अपनी गारंटी पूरी करता है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटी पर भरोसा होता है। मैं धान किसानों को याद दिला दूं कि वो भाजपा की गारंटी को भी जरूर याद रखें। बीजेपी ने यहां धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा है। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर हमने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कागज पे साइन किया और एक बहुत भारी बोझ जो किसानों के कंधों पर था, किसी को दिखता नहीं था मगर था, एक सिग्नेचर ने उस बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दे को बीजेपी ने जमकर उछाला, लेकिन दोनों ही राज्यों की प्रचार रणनीति में कुछ एक जैसा भी रहा। जैसे पार्टी के प्रचार अभियान का शुरुआती चरण सनातन के मुद्दे पर केंद्रित नजर आया, तो वहीं अंतिम चरण में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब उछला। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। 70 सीटों में से 25% सीटों पर हम नाम प्रत्याशी यानी एक जैसे नाम वाले प्रत्याशी उतारे गए, जिस कारण राष्ट्रीय पार्टियों के स्टार प्रचारकों को प्रत्याशी की जगह चुनाव चिन्ह के प्रचार पर जोर देना पड़ रहा है। कुछ जगह पर जानबूझकर हम नाम प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसके पहले भी हम नाम पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय पार्टियां फंसती रही हैं। चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों में कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 11 और आम आदमी पार्टी के 12 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दूसरे चरण में 70 में से 16% यानी कि 23% निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसमें सभी दलों के उम्मीदवार शामिल हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी के भी उम्मीदवार ऐसे ही हैं। तो ये तो स्वच्छ राजनीति की मिसाल देने वालों की एक और चेहरा मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम छत्तीसगढ़ के दावों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर भी दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जब पूरा हुआ, इसके साथ पूरे 90 सीटों का भाग्य तय हो गया और अब नतीजों का इंतजार है, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे नेता प्रचार के मोर्चे पर अग्रिम पंक्ति में नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को हटा दें तो कांग्रेस का जोर ज्यादातर लोकल लीडरशिप पर रहा है। ये एक अंतर रहा बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी राजनीति में। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ही प्रचार कमान संभाले रहे। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार बस्तर से ही तख्त और ताज के लिए रास्ता प्रशस्त होता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि वह 20 में से 18 से अधिक सीटें जीतने की स्थिति में है। वैसे मतदान के बाद दावों का बाजार यूं भी गर्म रहता है और इसीलिए
इन सभी सुरमाओं के दावों पर एक खास रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ, विशेषकर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ। जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग, भूपेश बघेल बनाम रमन सिंह। मतदान खत्म, दावों का बाजार गर्म, सूरमाओं की अग्नि परीक्षा, किसके हाथ सत्ता की चाबी। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, हर जगह एक तरफा माहौल है, भरोसा कांग्रेस पर है। दुर्ग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भूपेश बघेल ने दावा किया कि उनकी पार्टी कांग्रेस 75 से ज्यादा सीट जीत रही है। यहाँ पर चुनाव एक तरफा है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट आ रही है? 75। दूसरी ओर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि इस बार महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। रमन सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से महिलाओं की इस लंबी कतार ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त चुनाव के अभियान में जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में राज्य की 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ और करीब 70% से अधिक वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री, राज्य के 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान में कुल 70 सीटों पर 68.15% वोटिंग हुई। कांग्रेस का फोकस भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर रहा। कांग्रेस ने ओबीसी को लामबंद करने के लिए जातिगत जनगणना का कार्ड चला और वनवासियों के हित की बात करती रही। उधर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा रखा और प्रचार में यदि हम बात करें तो राहुल ने महादेव ऐप प्रकरण के बदले अडानी का नाम खूब उछाला। बीजेपी महादेव के नाम पे रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ इस वक्त माना जाता है और यहाँ बीजेपी किसी तरह अपनी जगह बनाना चाहती है। अब कैसे ये होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश के जंग में शहमात का खेल है। ये 5 चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है और नाक की लड़ाई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में फतह बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रदेश बीते 5 सालों में 2 सरकारें देख चुका है। मध्य प्रदेश के रण में सियासी सितारों का संग्राम देखने को मिला। पीएम मोदी ने अपनी हर रैली में कांग्रेस को निशाने पर रखा तो राहुल और प्रियंका ने बीजेपी और पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा रखा। भाषणों में चुनावी गारंटी पर संग्राम नजर आया। ओबीसी, आदिवासी, राम मंदिर और महिला वोट बैंकों को भी साधने की खूब कोशिशें हुई। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहा कि बड़े नेता किस तरह का भाषण कर रहे थे। आप देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश का चुनावी महाभारत। मध्य प्रदेश में मोदी वर्सेस राहुल प्रियंका। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। डबल इंजन सरकार वर्सेस रिमोट कंट्रोल सरकार। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में अगर पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अटैक की अगुवाई राहुल और प्रियंका ने की। पीएम मोदी ने सतना से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की,
जहां उन्होंने गरीबों को मुफ्त राशन योजना को 5 साल बढ़ाए जाने की बात को दोहराया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने जनता को चेताया कि अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद बंद कर देगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां के युवाओं के सामने बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। कांग्रेस ने यहाँ विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा, हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए, हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। लेकिन आज समय नहीं है कि मैं विकास के काम गिराऊं। आगे जो काम करने वाला हूं उसके बारे में जरूर बहुत संक्षेप में बताऊंगा। एक जो मैंने बहुत गंभीरता से तय किया है, पीएम आवास योजना के कई लोगों के मकान बने हैं, लेकिन गौरव कई जगह कच्चे मकान रह गए और इसलिए हमने बनाई सीएम लाडली बहना आवास योजना। और जिनके कच्चे मकान रह गए हैं वो चिंता न करें, अब सीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई टूटे घर में नहीं रहेगा, कोई टूटे घर में नहीं रहेगा। और मेरे बेटे बेटियों, प्रत्येक परिवार, ये मेरा टारगेट है तुम्हारे मामा का, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार। मोदी ने किसान हित की बात की और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया गया। इनको 100 साल तक सत्ता के लिए तरसाइए। हमारी सरकार यहाँ केन बेतवा लिंक ला रही है, जिससे यहाँ सिंचाई के लिए किसानों का पर्याप्त पानी मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस ने ओबीसी मुद्दा गर्म किया। राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अगर देश में 50% ओबीसी हैं, फिर देश की सरकार चलाने के लिए सरकार में उनकी हिस्सेदारी भी 50% होनी चाहिए। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहाँ सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ, भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। उधर कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए मोदी ने बैतूल में विजय संकल्प रैली में दावा किया कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कहा कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा दूर रखा। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्की कर ही पहले से रखी है।
लेकिन आपको यहां एमपी चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। 1.5 साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में ही पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब किताब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन में मध्य प्रदेश की जनता को न्योता देकर हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है। बेटियों का, बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहाँ कार्य कर रही थी। मध्य प्रदेश के 230 सीटों की सियासी जंग बेहद बारीक और आर पार की है। बीजेपी बिना सीएम फेस के मोदी की गारंटी के भरोसे चुनावी मैदान में है। बीजेपी को विकास के साथ साथ राम नाम का भरोसा है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के ही स्टाइल में हिंदुत्व की पिच पर खेलकर बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब इन दलों के पिछले 5 सालों की मेहनत का फल 17 नवंबर को जनता ईवीएम में कैद हो चुका है। जब 3 दिसंबर को मतपेटी खुलेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में मीठे फल आते हैं और किसके हिस्से में खट्टे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों को बीजेपी ने जमकर उछाला। हालांकि ये उसके ऊपर ही भारी पड़ा। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3 करोड़ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने इनका समर्थन पाने के लिए नकद हस्तांतरण के बड़े वायदे किए हैं। अयोध्या और हिंदुत्व के मुद्दे भी आए, लेकिन ध्रुवीकरण वाली तस्वीर उतनी नहीं बन पाई जितना बीजेपी कोशिश कर रही थी। दावे दोनों तरफ से 150 सीटें जीतने के हैं। देखना अब दिलचस्प होगा कि चुनाव में मध्य प्रदेश के करीब 5.5 करोड़ मतदाता मोदी की गारंटी पर मुहर लगाते हैं या कमलनाथ को फिर से गद्दी देने का बहुमत देते हैं। तो इस दिलचस्प लड़ाई को देखने के अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ ऐसी हालत है कि चाहे दोस्त हो दुश्मन, सबकी हालत खराब है। राजस्थान में बीजेपी किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना मैदान में उतरी है। बीजेपी मोदी के साथ राजस्थान नारे के साथ आगे बढ़ रही है और चेहरे की यदि हम बात करें तो बिना चेहरे के चुनावी दांव खेल रही है। उधर बीजेपी ने पर्चा लीक मामला हो जांच के लिए एसआईटी गठित करने का वादा किया है, कानून व्यवस्था पर जोर दिया है। कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियों से विकास का दावा ठोका है। राजस्थान में बीते काफी समय से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार का सिलसिला चलता रहा है और बीजेपी इसी चलन पर भरोसा कर रही है। हालांकि अंदरूनी लड़ाई उसे तंग कर रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान के चुनावी बिसात किस तरह से सजी हुई है आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। राजस्थान का रन, किसने क्या किया संकल्प, कौन होगा छूमंतर, कौन बनेगा किंग, किसके सर पर सजेगा ताज। राजस्थान का रण तेज हो चुका है। राजस्थान के भरतपुर पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अपने 5 साल के राज में राजस्थान को केवल दुख दिया है। पीएम ने आगे कहा कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच चुनावी गारंटी की जंग दिखी। अमित शाह ने अपने धुआंधार प्रचार में कांग्रेस की गारंटी पर निशाना साधा। भाइयों और बहनों,
चाहे बिजली देनी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ठीक करनी हो या कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, ये काम केवल और केवल कमल फूल की सरकार कर सकती है, भाजपा सरकार। हालांकि कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस को चुनाव से ठीक पहले किसानों, महिलाओं, प्रदेश के युवाओं और गोवंश की याद क्यों आई है। बीते 5 साल से कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा करने में असमर्थ रहे और युवाओं को रोजगार भी नहीं दे सके। प्रियंका ने इस मौके पर ऐलान किया कि दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देगी। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी केवल पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पार्टी को स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है। जो उनके नेता हैं, उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया तो बीजेपी के संकल्प को धरती पर उतारने के लिए अमित शाह, सीएम योगी, गडकरी, स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं ने राजस्थान के रण में मोर्चा संभाला। भारत को सबसे बड़ी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के इस अभियान में राजस्थान पीछे न रह जाए, इसके लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने धुआंधार रैली कर बीजेपी के मंसूबों को ध्वस्त करने की कोशिश की। राहुल ने चुरू और हनुमानगढ़ में रैली कर बीजेपी पर निशाना साधा। हम यहाँ गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए, पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अदानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दरकिनार हैं और सचिन पायलट हाशिए पर हैं। जाहिर है कि पार्टी को फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। अब देखना ये है कि राजस्थान में नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अगर राजस्थान में मोदी का चेहरा आगे है तो पार्टी की रणनीति में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी महत्वपूर्ण रोल है। बीजेपी के संकल्प पत्र में उनके यूपी वाले कई वायदे नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2 धुरंधर वसुंधरा राजे और सचिन पायलट अपने अपने दलों में दरकिनार कर दिए गए। हालांकि वसुंधरा की ताकत को कम करके आंकना बीजेपी के लिए बड़ी भूल हो सकती है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने में आदिवासी वोटों की बड़ी भूमिका रही है और इस बार भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ चलेगा, सत्ता के दरवाजे उसी के लिए खुलेंगे, ये दोनों ही दल समझ रहे हैं। उधर राजस्थान में भी आदिवासी वोट बेहद अहम है और आदिवासियों की सियासी अहमियत का असर कुछ ऐसा है कि इन दिनों राज्यों की राजनीति और चुनावी कैंपेन पर भी ये भरपूर देखा जा सकता है। हाल ही में पीएम मोदी के रांची दौरे से साफ लग रहा था और ये साफ सभी का मानना है कि बीजेपी की नज़र अब भगवान बिरसा मुंडा के सहारे चुनावी नैया को पार लगाना और साथ में आदिवासी वोटों के गणित को साधने की कोशिश है। आदिवासी चुनावी राज्यों में बेहद अहम भूमिका में, खासकर अगर हम बात करें, इतना इनका मजबूत वोट बैंक है कि ये सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रख सकते हैं। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैं देश के किसी परिवार का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश की जनता से, किसानों से हमने वायदा किया। आदिवासी वोटों का
गणित। मोदी का मिशन आदिवासी। झारखंड में मोदी मैसेज। कांग्रेस को भी भाई वनवासी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर नजर। आदिवासी वोट बैंक की जंग। पिछले दिनों जब चुनावी राज्यों का दौरा छोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड का दौरा किया और राज्य में बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया, तो ये भांपने में देर नहीं लगी कि आदिवासी अब चुनावी भगवान हैं। मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है। पीएम मोदी आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उनके इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड साधने की कवायद के साथ देश भर के आदिवासी मतदाताओं के लिए भी एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 31, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 9% आदिवासी है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाई, तो इसके लिए भी आदिवासी वोट छिटकने को बड़ी वजह बताया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल सदस्य संख्या की 1/3 पहुंचती है। इन 29 में से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश की 230 में से 47 और राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 में से 30 और राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश अब छिटके आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने हाथ लाने की है। कांग्रेस भी आदिवासियों के लिए दम लगा रही है। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था, यही खेल चलता था। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो एक गहरी और असली श्रद्धा थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियां मध्य छत्तीसगढ़ की मैदानी इलाकों की तुलना में उत्तर और दक्षिण के आदिवासी इलाकों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं अधिक पसीना बहा रही है। कोई इन्हें वनवासी कह रहा है तो कोई आदिवासी। 1857 के गदर के बात हो, चाहे जंगल सत्याग्रह के बात हो, हमारा आदिवासी नेता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और में शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में रायपुर के जय स्तंभ चौक में बोला 10 दिसंबर के बोला फांसी टांग दी गई से। मांबाड़ी केंद्र जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब पैरवी करते रहते हैं,
आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहां पे भी महाबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार महाबाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में महाबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागड़ के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगभग हर 2 साल में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती है, लेकिन ऐसी आवाजें हमेशा अनसुनी रह जाती हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब सर्व आदिवासी समाज ने अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बार सर्व आदिवासी समाज की हमर राज पार्टी चुनाव मैदान में है। वोट देने में आगे रहने वाले आदिवासी अपने समाज के नाम पर बनाई गई पार्टी के साथ जाएंगे या पहले की तरह पुराने राजनीतिक दलों में से अपनी पसंद का विधायक चुनेंगे। इसके लिए 3 दिसंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिस दिन चुनाव परिणाम सामने आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 47 आदिवासी सीटों में से 15 पर मतदान प्रतिशत के बढ़ने से राजनीतिक दलों की सांसें फूलने लगी हैं। बीजेपी जहां इसे संजीवनी मान रही है, तो कांग्रेस भी इसे अपने पक्ष का मान रही है। बीजेपी और कांग्रेस का ध्यान 47 आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक रहा। इन सीटों पर मतदान के रुझान को देखें तो 2008 में आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था और पार्टी 29 सीटों पर चुनाव जीती थी। राजस्थान की 200 सीटों में से 25 विधानसभा सीटें एसटी के लिए सुरक्षित हैं। राजस्थान में 2018 के चुनाव में बीजेपी जहां 10 सीटों पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस ने 13 सीटें झटक ली। झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी अगले साल ही होना है। 2024 में लोकसभा चुनावों के करीब 6 महीने बाद अभी की तैयारी दोनों ही चुनाव में काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वैसे हिंदी बेल्ट के इस चुनावी समीकरणों को हम देखें तो ये कहना वाजिब होगा कि ये बेहद दिलचस्प है, और दिलचस्प ही नहीं बल्कि इसके जो परिणाम आएंगे वो 2024 के लिए बेहद मायने रखते हैं। इन तीनों राज्यों में उठे मुद्दे 2024 लोकसभा चुनावों का प्रतिबिंब होंगे। यहाँ के लोकसभा सीटें भी काफ़ी मायने रखती हैं, बड़े राज्य हैं, केंद्र की सत्ता बनाने में इन राज्यों की भूमिका बेहद अहम होती है। और एक और बात, जहाँ इन 3 राज्यों में 2 में कांग्रेस की मजबूत स्थिति दिख रही है, वहीं बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपनी वापसी करे। नतीजे जल्द आएंगे और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी दिशा और दशा दोनों ही तय कर पाएंगे। तो आज विशेष में इतना ही, और दिलचस्प नतीजों के लिए और चुनाव पे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एपीएन।